या एक काल्पनिक स्टोरी है। स्टोरी के सभी किरदार है काल्पनिक किरदार है या स्टोरी सिर्फ मनोरंजन के लिए है। इट्स डेविल लव च वन अव्यान की आशी। एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 10 साल के करीब करीब थी, वो ऐसे ही सड़क से गुजर रहा था कि तभी अचानक से उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी, जिसकी वजह से वो इधर उधर देखने लगा। अचानक से उसका ध्यान सड़क के किनारे पर रखी एक टोकरी पर पड़ा और उसे फिर से उस टोकरी में से ही रोने की आवाज आई। तभी वो लड़के उस टोकरी की तरफ देखते हुए अपने आप से ही बोला, अरे ये रोने की आवाज तो उस टोकरी से ही आ रही है, जाकर देखूं क्या, अगर कुछ हुआ तो। नहीं नहीं, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ अव्यान चल, तू शेर है, ऐसे डर नहीं सकता। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। हाँ तो ये थे हमारे स्टोरी के हीरो अव्यान राठौड़। इसके पीछे सिर्फ इसका सरनेम था, पर उस सरनेम के साथ किसी का साथ नहीं था। अव्यान एक 10 साल का अनाथ बच्चा था, जिसे किसी ने इंदौर के अनाथ आश्रम में लाकर छोड़ा था। जिस अनाथ आश्रम में अव्यान रहता था वहां उससे सारे काम करवाए जाते थे और उसे खाना तक नहीं दिया जाता था, जिससे तंग आकर अव्यान ने वो आश्रम छोड़ दिया और जैसे तैसे किसी की हेल्प लेते हुए वो मुंबई आया था और यहाँ पर एक टी स्टॉल पर काम करके अपना पेट भरने लगा। अव्यान का नाम उसके साथ छोड़ी गई एक चिट पर लिखा हुआ था, तो उसे अनाथ आश्रम में सब अव्यान कहकर ही बुलाते थे। वैसे अव्यान दिखने में बहुत ही स्मार्ट था। गोरा रंग, उस पे उसके बिखरे हुए बाल, उसकी ऊंचाई लगभग 4 फुट 6 इंच होगी। अव्यान के कपड़े इस वक्त फटे हुए थे, पर इसमें भी वो बहुत प्यारा लग रहा था। असल में अभी रात का वक्त था, तो अव्यान इस वक्त मुंबई के रेलवे स्टेशन जा रहा था सोने के लिए, क्योंकि अव्यान रात को रेलवे स्टेशन पर ही सोता था और सुबह होते ही अपने काम के लिए निकल जाता था। अव्यान एक छोटे से चाय की दुकान पर काम करता था, जहां उसे 2 टाइम चाय और ब्रेड खाने के लिए मिलती थी। अभी अव्यान ने उस टोकरी के पास आकर अपने कांपते हुए हाथों से वो कपड़ा हटा दिया था, जिससे उस बच्ची को ढका हुआ था। जैसे ही अव्यान ने वो कपड़ा हटाकर देखा, उसकी नज़र उस बच्ची पर ही आकर रुकी। बहुत ज्यादा रोने की वजह से उस बच्ची का दूध का गोरा फेस अभी पूरी तरह से लाल हो चुका था और यहाँ तक कि उसकी बॉडी भी बुखार की वजह से तप रही थी। वो बच्ची बार बार रोए जा रही थी, जिसकी वजह से अव्यान ने अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आकर झट से पर संभाल के उस बच्ची को अपनी बाहों में उठाया। जैसे ही अव्यान ने उसे पकड़ा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो खुद से ही बोला, इस बच्ची को तो बहुत तेज बुखार है। किसने छोड़ दिया इसे यहाँ, और कितनी ज्यादा छोटी है ये बच्ची। अभी उसके कानों में उस बच्ची के रोने की कर्कश आवाज गूंजने लगी थी, तो अव्यान उस रोते हुए बच्ची को अपने सीने से लगाते हुए बहुत ही प्यार भरी आवाज में उस बच्ची से बोला, नहीं बच्चा, ऐसे रोते नहीं है, देखो आपके साथ अभी मैं हूं ना, रोना नहीं। अव्यान की आवाज जैसे उस बच्ची के लिए कोई प्यारा सा गाना हो, जिसे सुनकर वो झट से चुप हो गई थी और ये देखकर अव्यान के चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल आई और वो उस बच्ची से बोला, अरे वाह, आप तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो, आपने झट से मेरी बात मान ली, वेरी गुड। वो बच्ची अभी अव्यान की तरफ ही अपनी छोटी छोटी आंखों से टुकुर टुकुर देख रही थी, पर तभी वो अपनी एक हाथ की मुट्ठी बनाकर उसे सक करने लगती है। ये देखते ही अव्यान समझ गया था कि उसे क्या चाहिए, क्योंकि वहाँ अनाथ आश्रम में भी ऐसे बहुत से छोटे छोटे बच्चे थे, तो अव्यान को थोड़ा बहुत नॉलेज था। उस क्यूट सी बेबी को अपनी मुट्ठी सक करते हुए देखकर अव्यान उसकी मासूम सी आंखों में देखते हुए उससे बोला, भूखी लगी है आपको और शायद इसीलिए आप इतना रो रहे थे, और देखो रो रो कर तो आपने बुखार भी कर लिया। तभी अव्यान ने भी अपने मन में सोचा, इसके लिए तो मुझे दूध चाहिए और अभी इतनी रात को दूध मिलेगा कहाँ। अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया, जिसकी वजह से अभी उसकी आंखें चमकने लगी और अव्यान ने फिर से सोचा, अरे हाँ इकबाल भाई, जहाँ अव्यान काम करता था उसका मालिक के घर से मुझे दूध मिल सकता है। पहले इसे दूध पिला दूं और बाद में इसे डॉक्टर को भी दिखाना होगा। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे पास कुछ पैसे अभी भी बचे हुए हैं, अगर और लगेंगे तो भाई से मांग लूंगा। तभी अव्यान ने उस बच्ची की तरफ देखा, जो अभी भी अपनी मुट्ठी को सक करते हुए अव्यान की तरफ ही देख रही थी। अव्यान उस बेबी के गोलगप्पों जैसे गालों को चूमते हुए उससे बोला, आज से आप ना मेरे साथ ही रहोगे बच्चे।
अब से मैं ही आपकी मम्मा भी और पापा भी। अभी मैं पालूंगा आपको अपने बच्चे की तरह। ये कहते ही अव्यान के दिमाग में कुछ आया और वो उस बच्ची की तरफ देखते हुए बोला, अरे देखो मैं भी कितना बुद्धू हूं ना। मैंने तो अब तक आपका कोई नाम भी नहीं रखा, तो क्या रखे आपका नाम? अव्यान की आशी। आज से आपका का नाम आशी अव्यान राठौड़ होगा। मुझे पता है कि बच्चों के नाम के साथ उनके बाप का नाम लगता है और मेरे आशी के पास भी तो उसके पापा है, तो अब से मेरा नाम ही आपके नाम के साथ लगेगा। ठीक है मेरा बच्चा। पता नहीं उस नन्ही आशी को अव्यान की बातें कुछ समझ में आई भी या नहीं, पर अव्यान ने जो भी आशी से पूछा था, आशी उसका जवाब अपनी हरकतों के माध्यम से दे रही थी। इस बार भी जब अव्यान ने आशी से सवाल किया, आशी ने उसे एक छोटी सी स्माइल दी, जैसे उसे अपना नाम बहुत पसंद आया हो। आशी की क्यूट सी हरकतें देखकर अव्यान ने उसके माथे पर किस किया और फिर उसने आशी को उस कपड़े से ठीक से कवर कर दिया था जो उस टोकरी के साथ था। अव्यान ने आशी को अपने दिल के करीब पकड़ा और इकबाल के घर की तरफ बढ़ा। इस वक्त रात के करीबन 11 बज रहे थे। वो किसी तरह हौंफते हुए इकबाल के घर के पास पहुंचा। वैसे इकबाल का घर किसी बहुत बड़े रिच एंड हाई क्लास फैमिली के जैसा तो नहीं था। उसका घर छोटा सा पर बहुत सुंदर था, जहां वो अपनी वाइफ के साथ रहता था और उसकी शादी को अभी सिर्फ कुछ ही महीने हुए थे, तो उनका अपना कोई बच्चा भी नहीं था। जब अव्यान वहां आया तभी उसने आशी को अपनी एक हाथ में बहुत संभाल के पकड़ते हुए अपनी दूसरी हाथ से डोरबेल बजाई। कुछ मिनटों बाद इकबाल, जो कि 30 साल का आदमी था, वो बाहर आया और उसके पीछे पीछे उसकी वाइफ भी बाहर आई। उसकी वाइफ अव्यान को जानती थी। अव्यान को इस वक्त ऐसे वो भी एक छोटी सी बच्ची के साथ देखकर वो दोनों बहुत शॉक्ड हो गए थे। तभी अलीना, इकबाल की वाइफ, ने अव्यान के सिर पर हाथ रखकर अपनी थोड़ी चिंता जताते हुए उससे पूछा, अव्यान तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो बेटा, और ये छोटी सी बच्ची कौन है? अलीना का सवाल सुनकर अव्यान ने उसे बताया, भाभी जब मैं रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था तभी मैंने इस बच्ची को सड़क के किनारे एक टोकरी में देखा। इसके आसपास कोई भी नहीं था तो मैंने इसे उठा लिया। अब से ये मेरी बच्ची है, मेरी आशी, और अब से मैं ही इसे पालूंगा। अव्यान की बात सुनकर वो दोनों हस्बैंड वाइफ शॉक होते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी इकबाल अव्यान के सिर पर अपना हाथ रखते हुए उससे बोला, देख छोटू, तू खुद अभी एक बच्चा है, तो ऐसे में तू इस बच्ची को कैसे संभालेगा, और वैसे भी ये बच्ची ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन की होगी। इतने छोटे बच्चे को माँ की जरूरत होती है बेटा, और तेरे पास तो तेरे रहने के लिए जगह और खाने के लिए कुछ नहीं है, तो ऐसे में तू इसे कैसे पालेगा? इकबाल का सवाल सुनकर अव्यान इकबाल की तरफ देखकर उससे बोला, इकबाल भाई, जिन बच्चों को उनके माँ बाप पैदा होते ही सड़क पर छोड़ देते हैं, वो भी किसी ना किसी तरह से पल जाते हैं ना। पर इस बच्ची के पास मैं खुद हूँ, तो मैं दिन रात मेहनत करके इसे पालूंगा। मैंने इसे मेरा नाम दिया है, ये आशी अव्यान राठौड़ है, और अब से मैं ही इसकी माँ और बाप दोनों हूँ। ऐसे में मैं इसे ना ही अपने से दूर जाने दूंगा और ना ही कुछ होने दूंगा। बचपन से जो प्यार मुझे नहीं मिला, जिस प्यार के लिए मैं तरसा हूँ, वो सारा प्यार मैं अपनी बच्ची को दूंगा और उस पर एक हल्की सी भी आंच नहीं आने दूंगा। अभी के लिए क्या आप मुझे थोड़ा सा दूध दे सकते हैं? मेरी बच्ची को भूख लगी है और फिर मुझे इसे डॉक्टर को भी दिखाना है, बुखार है इसे। अव्यान की बात सुनते ही अलीना ने आशी के छोटे से माथे को टच किया और इकबाल की तरफ देखकर अपना सिर हाँ में हिलाया। इकबाल अव्यान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अव्यान से बोला, मैं तुझे सिर्फ एक शर्त पर दूध दूंगा छोटू, अगर तुझे मंजूर हो तो बोल। इकबाल की बात सुनते ही अव्यान थोड़ा डर तो गया था, फिर भी उसने इकबाल से पूछा, कैसी शर्त भाई? इस पर अलीना अव्यान और आशी की तरफ देखते हुए अव्यान से बोली, आज के बाद तुम और तुम्हारी ये नन्ही सी प्रिंसेस हमारे साथ हमारे घर में ही रहोगे। अलीना की बात सुनकर अव्यान मना ही करने वाला था कि तभी अलीना उसे समझाते हुए उससे बोली, मुझे पता है बेटा कि तुम कितने स्वाभिमानी हो, पर एक बार इस बच्ची के बारे में तो सोचो। इसे अपने साथ कहाँ कहाँ लेकर घूमोगे? अभी बहुत छोटी है ये, और ऐसे में तुम्हारी इसके लिए जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाएगी। तुम्हें तुम्हारी छोटी प्रिंसेस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जो तुम अकेले नहीं कर पाओगे बेबी।
अगर तुम्हें ऐसे डर लग रहा है कि हम तुम्हारी बेटी को तुमसे छीन लेंगे तो खुदा की कसम ऐसा नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही बच्ची है और हमेशा रहेगी। हमारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, तो तुम हमारे साथ रह सकते हो और इससे पहले कि तुम ये बोलो कि तुम ऐसे ही किसी के घर में नहीं रह सकते तो मैं तुम्हें बता दूं कि हम तुम्हें ऐसे ही नहीं रखेंगे। इसके बदले तुम्हें तुम्हारे इकबाल भाई का उनके टी स्टॉल के काम में हाथ बटाना होगा और बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगी तुम्हारी इस लिटिल डॉल को संभाल कर। अपने लिए ना सही इस बच्ची के लिए मान जाओ बेटा। अव्यान को भी शायद अलीना की बातें समझ में आ रही थी और वो आशी की तरफ देख रहा था, जो बस अपनी छोटी छोटी आंखों से टुकुर टुकुर उसकी तरफ ही देख रही थी। तभी अव्यान अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोला, ठीक है भाभी, मैं भाई की मदद करूंगा। अलीना और इकबाल अव्यान और आशी को अंदर लेते हैं और उसी दिन से अव्यान की जिंदगी पूरी तरह से चेंज हो गई थी। अव्यान इकबाल के साथ मिलकर दिन में मेहनत करता था और रात में अलीना अव्यान को पढ़ाती थी। अलीना और अव्यान मिलकर आशी को भी संभालते थे और कुछ ही महीनों बाद अलीना अव्यान को आशी का वास्ता देकर उसे स्कूल भेजने लगी थी। अव्यान काफी ज्यादा स्मार्ट था, जिसकी वजह से वो अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इकबाल की चाय की शॉप संभालता था। शायद आशी उन तीनों के लिए काफी लकी थी और इसी वजह से इकबाल को तरक्की मिल रही थी और वो आगे बढ़ रहा था। शादी के 2-3 सालों बाद भी अलीना को कोई बच्चा नहीं हुआ और जब उन्होंने टेस्ट करवाए तब उन्हें पता चला कि अलीना कंसीव नहीं कर सकती थी। पहले अलीना काफी टूट चुकी थी पर तभी अव्यान ने ही उसे समझाया था कि आशी और अव्यान भी उसके बच्चे जैसे ही हैं तो वो उन दोनों को अपने बच्चे मान ले। तब से अलीना उन दोनों को और ज्यादा प्यार करने लगी थी। अव्यान जब 18 का हो गया तब उसने अपने अकेले के दम पर एक छोटा सा बिजनेस, एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट की, जिसका नाम आशी अव्यान इंडस्ट्री मतलब ए इंडस्ट्री था। अव्यान ने अपनी हायर स्टडीज के साथ साथ उसकी कंपनी भी संभाली और साथ में छोटू सी आशी को भी पाला था। अव्यान के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, पर उसने इकबाल और अलीना की हेल्प से इतना किया, पर किस्मत ने शायद उनके नसीब में कुछ और ही लिखा था। अचानक से इकबाल और अलीना की मौत हो गई, पर उनकी मौत भी एक पहेली ही थी जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला था। अव्यान बिखर गया था कि उनकी इकबाल और अलीना उसके लिए बहुत मायने रखते थे। अव्यान इतना आगे बढ़ रहा था वो उन दोनों की सपोर्ट की वजह से ही, पर अभी उन दोनों का साया भी उनके सिर के ऊपर से उठ चुका था। अव्यान बिखरा हुआ तो था, पर उसे शायद इस बात का एहसास भी था कि उसके बिखरने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी उसकी आशी को उसे अकेले ही संभालना था। जब इकबाल और अलीना की मौत हुई थी तब अव्यान 20 और आशी सिर्फ 9 साल की थी। उन दोनों की मौत के बाद अव्यान पूरी तरह से चेंज हो गया। पहले अव्यान का सिर्फ एक ही चेहरा था और वो था मासूमियत का, पर इकबाल और अलीना के जाने के बाद अव्यान के कई चेहरे सामने आए पर उसका वो मासूमियत वाला चेहरा तो हमेशा के लिए कहीं गुम ही हो गया था। अव्यान धीरे धीरे करके पूरी तरह से बदल चुका था, पूरा शैतान बन चुका था। अभी उस शैतान से तो बेचारी आशी को भी काफी डर लगता था, पर हाँ इन सब में एक बात तो साफ थी, अव्यान आशी के लिए हद से बढ़कर प्रोटेक्टिव हो चुका था। इसी तरह से वक्त बीतता गया और उन दोनों की पूरी लाइफ ही चेंज हो गई थी। कैसे हुई अलीना और इकबाल की मौत? क्या ये किसी की कोई साजिश थी या फिर सिर्फ एक संजोग? अव्यान का ये बदलाव क्या फ्यूचर में आने वाले किसी खतरे का आगाज है? छठू, इंसान के रूप में हैवान। 9 साल बाद अभी आशी 18 और अव्यान 29 का था। मुंबई सनशाइन पैलेस। मुंबई के सबसे शांत इलाके में हम देख पा रहे थे कि यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत सा बंगला है, जो किसी राजमहल से कम नहीं है। वैसे ये किसी राजा का राजमहल नहीं पर सनशाइन पैलेस है, जहाँ हमारे किंग उनकी प्रिंसेस के साथ रहते हैं। यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, जो चाहिए वो था। वैसे यहाँ इतने बड़े पैलेस में रहने वाला अव्यान राठौड़ भी इंडिया या यूं कहे तो दुनिया के सबसे जाने माने बिलियनियरों में से एक था। अव्यान के पास सिर्फ उसकी आशी थी और इन 9 सालों में ही उसने बिजनेस की दुनिया में अपना वो मुकाम बना लिया था, जो बड़े बड़े लोग नहीं बना पाए थे। अव्यान सिर्फ 29 साल का लड़का था पर वो खुद अभी पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था।
अव्यान का नाम तो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में भी चलता था और जैसा वो था उसे देखकर उससे कोई विलेन वाली ही फीलिंग आती थी। मतलब उसके सारे फीचर्स और लुक हीरो वाला था, पर उसका ऑरा विलेन वाला था। उस पर अव्यान बहुत ही ज्यादा बेरहम था और अपने दुश्मनों को मौत से भी बदतर सजा देता था कि आगे वाला खुद उससे अपने मौत की भीख मांगने लगता, पर अव्यान तो उसे मौत तक नहीं देता था। अव्यान को हरा पाना शायद किसी के भी बस की बात नहीं थी, पर हाँ ये काम एक 18 साल की छोटी सी बच्ची कर सकती थी। कहते हैं ना कि राजा की जान उसके तोते में होती है, ठीक वैसे ही अव्यान की जान उसकी आशी में थी। वैसे पूरी दुनिया में आशी ऐसी एकलौती बच्ची थी जो अव्यान को ना कि सिर्फ शांत करा सकती थी, पर उसे अपनी छोटी सी उंगली पर भी नचा सकती थी। आशी का एक आंसू अव्यान की पूरी दुनिया इधर से उधर करने के लिए काफी था। वही आशी की एक छोटी सी स्माइल से भी अव्यान के चेहरे पर स्माइल आ जाती थी। अव्यान के लिए उसकी आशी बहुत मायने रखती थी, पर ये बात आशी को पता नहीं थी कि उनकी अव्यान उससे थोड़ा सख्ती से पेश आता था, जिस वजह से आशी अव्यान से काफी डरती थी। पहले तो अव्यान को दूसरे लोगों का उसे अव्यान टच करना पसंद नहीं था। अव्यान एकदम शैतान बन जाता था अगर कोई दूसरा उसे टच भी करे तो, पर जब आशी उसे छूती थी तभी आशी के टच से अव्यान के दिल को जैसे राहत मिलती थी। अभी अव्यान की ये आदत बदल चुकी थी, वो खुद दूसरों लड़कियों को खुद को टच करने देता था, पर आशी उसके रूम में बसी हुई थी। आशी अव्यान के साथ उसके रूम में ही रहती थी और उसे हग करके ही सोती थी। अगर अव्यान ना हो तो आशी उसकी केयर टेकर प्रिया आंटी के पास सोती थी। अव्यान उसकी आशी के लिए काफी पजेसिव था और कोई भी अव्यान के खिलाफ नहीं जा सकता था। अव्यान राठौर था तो सिर्फ 29 साल का लड़का, पर उसका ऑरा इतना भयानक था और खून इतना गर्म था, जिसकी वजह से वो भले भलों को खुली आंखों से नर्क की सैर करवाता था। वही आशी छोटी थी और बहुत ज्यादा शैतान और शरारती भी थी, पर दिल तो किसी बच्चे जैसा मासूम था उसका। अव्यान ने आशी को बाहर की दुनिया का काला सच कभी पता नहीं लगने दिया। आशी बहुत कम बाहर जाती थी। आशी घर से स्कूल और स्कूल से घर ही आती थी। अगर उसे कहीं बाहर भी जाना होता तो अव्यान उसे लेकर जाता था। आशी बहुत ज्यादा मासूम थी और अव्यान ने कभी उसकी मासूमियत पर कोई आंच भी नहीं आने दी। आशी को ये पता नहीं था कि उसके रियल पेरेंट्स कौन थे। उनके बाद अव्यान ने ही उसे पाला था। हाँ, इकबाल और अलीना ने अव्यान के साथ मिलकर आशी की बहुत लाड़ प्यार से परवरिश की थी, पर इसमें अव्यान की 90% मेहनत थी। पहले आशी जब छोटी सी थी तभी अव्यान उसे अपना प्यार दिखाता तो था, पर जैसे जैसे वक्त निकलता गया अव्यान ने आशी को अपना प्यार दिखाना बंद कर दिया था। हाँ, अव्यान आशी से बेहद प्यार करता था, पर अभी वो उसे आशी को दिखाता नहीं था। अभी आशी भी अव्यान के गुस्से से डरने लगी थी। दिन ब दिन अव्यान का गुस्सा आसमान छू रहा था और इसी वजह से वो उससे डरती तो थी, पर उसकी शैतानियां कुछ कम नहीं होती थी। शैतानी करने में तो आशी अव्यान राठौर हमेशा फर्स्ट नंबर पर होती थी और आज भी हैं। दुबई ड्रीमलैंड होटल। एक कमरे में अभी काला घना अंधेरा था, पर उसमें भी कैंडल की हल्की पीली रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। उस कमरे के फर्श पर कपड़े बिखरे पड़े थे। वहीं ऊपर बेड पर एक लड़का एक लड़की में समाये हुए बहुत ही तेजी से अपनी कमर को हिला रहा था, जिस वजह से उस लड़की की चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थी। तभी अचानक से उस लड़के ने उस लड़की का गला पकड़ लिया और उसकी तरफ झुकते हुए अपनी बेहद ही सर्द आवाज में उससे बोला, चीखो और जोर से चीखो, क्योंकि तुम्हारी ये चीखें ही तो मुझे सुननी थी, मिस सनाया रॉय। वैसे तुम ही तो मरे जा रही थी ना मेरे साथ एक रात बिताने के लिए। अब जब मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर रहा हूँ तो तुम्हें तकलीफ हो रही है, होनी भी चाहिए, क्योंकि अव्यान राठौर के साथ एक रात बिताने की कीमत भी तो तुम्हें ही चुकानी पड़ेगी ना। इसी के साथ अव्यान ने अपनी तेजी और बढ़ाई, जिससे सनाया को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। सनाया ने अव्यान की तरफ देखा और फिर रोते चीखते हुए उससे बोली, नहीं मत करिए सर, रुक जाइए, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और इससे ज्यादा दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। प्लीज रुक जाइए, वरना मेरी सच में जान निकल जाएगी। सनाया की बात सुनकर अव्यान ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और अगले ही पल अव्यान ने सनाया को उसके पेट के बल सुलाया।
अचानक से सनाया की एक दिल चिरने वाली चीख निकली क्योंकि अव्यान फिर एक बार उसमें समा चुका था। अव्यान ने आगे से सनाया के गले को पकड़ा और फिर उसे थोड़ा पीछे अपनी तरफ करते हुए उससे बोला, अभी तुम्हारा मन भर गया, पर मेरा क्या? मेरा मन नहीं भरा और जब तक मेरा मन नहीं भरता तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, फिर इस वजह से चाहे तुम्हारी जान ही क्यों ना चली जाए, आई डोंट केयर। सनाया शायद जानती थी कि उसने अव्यान को बहकाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। तभी सनाया अपनी किस्मत को आजमाते हुए अव्यान से बोली, छोड़ दीजिए मुझे, वरना मैं आपकी बीमारी के बारे में सबको बता दूंगी। सनाया की ये बात सुनकर अभी अव्यान सच में हैवान बन चुका था। अव्यान सच में एक बिस्ट ही था, जो अपने मतलब के लिए किसी की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। अब तक किसी को भी अव्यान की कमजोरी पता नहीं थी और यही वजह थी कि कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता था। वैसे अव्यान को एक बीमारी थी, पर वो क्या, इस बारे में कोई नहीं जानता था और जिस किसी को भी अव्यान की इस बीमारी के बारे में पता चलता था, अव्यान अगले ही पल या तो उस इंसान को अपने आदमियों के हाथों मरवा देता था या फिर खुद उस इंसान को बेरहमी से मार देता था। वैसे इस वक्त सनाया दर्द और तकलीफ की वजह से चीख रही थी, रो रही थी, पर अव्यान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस उसके काम में लगा हुआ था। जैसे ही उसने सनाया की वो बात सुनी, उसके होंठों पर अचानक से एक तेज स्माइल आ गई और वो सनाया से बोला, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, क्योंकि तुम बिगाड़ोगी तो तब जब तुम जिंदा रहोगी। अव्यान की ये बात सुनकर सनाया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और अगले ही पल सनाया को उसके गले में एक तेज दर्द होने लगा। जब सनाया ने देखा तभी उसे अव्यान के हाथ में एक खाली सिरिंज दिखी, जिसे देखते ही सनाया की आंखें फटी की फटी रह गई थी। सनाया ने अपनी डर भरी नजरों से अव्यान की तरफ देखते हुए उससे पूछा, सरा, आपने ये क्या किया? तभी अव्यान अचानक से हंसने लगा और वही सनाया की सांसें अभी फूलने लगी थी। अव्यान उस सनाया की तरफ देखते हुए अपनी शैतानी स्माइल के साथ उससे बोला, मैंने तुम्हारी ऊपर की टिकट करवा दी मिस रॉय। तभी अव्यान ने सनाया का गला पकड़ा और उसे दबाते हुए अपनी भयानक आवाज में उससे बोला, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे, अव्यान राठौड़ को ब्लैकमेल करोगी और मैं तुम्हारे इशारों पर नाचूंगा? नहीं, मैं किसी के इशारों पर नहीं नाचता, पर सबको मेरे इशारों पर नचाता हूँ। तुमने मुझे धमकी देकर सबसे बड़ी गलती कर दी सनाया, जिसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। यहाँ अव्यान ने अपनी बात पूरी की और वहाँ वो सनाया बुरी तरह से तड़पने लगी। सनाया को तड़पता हुआ देखकर अव्यान के फेस एक्सप्रेशन और भी डार्क हो रहे थे। जहाँ सनाया की हालत धीरे धीरे करके अभी मौत से भी बदतर हो गई थी, वही अव्यान उसे मरता देखते हुए वहाँ बैठा था। वो सनाया आधे घंटे तक बुरी तरह से तड़पी और फिर एक चीख के साथ उसकी जान निकल गई। तभी अव्यान उस सनाया की लाश की तरफ देखते हुए बोला, चलो, ये भी गई। इसे लगा था कि ये मुझे अपनी मुट्ठी में कैद करके रखेगी और मैं किसी जिन की तरह इसकी हर एक विश पूरी करूंगा। नो वे। अव्यान राठौड़ सिर्फ एक ही इंसान के इशारों पर नाचता है, पर वो भी तब तक जब तक वो उसके अव्यान लिए सेफ हैं। अव्यान ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसके फ़ोन पर कोई नोटिफिकेशन आई, जिस वजह से उसने साइड टेबल पर पड़ा हुआ उसका फ़ोन उठाया। अव्यान ने जब उसका फ़ोन अनलॉक किया तभी उसके चेहरे पर एक सुकून सा आया। अव्यान ने उसके फ़ोन पर आया एक मैसेज पढ़ा, जिसे देखकर अव्यान की भौहें तन गई थी और उसके चेहरे पर अभी बहुत सर्द एक्सप्रेशन आ चुके थे। तभी अव्यान ने एक नज़र सनाया की तरफ देखा, जो वहां बेजान पड़ी हुई थी। अव्यान बेड पर से नीचे उतरा और वहां से सीधे वॉशरूम गया। कुछ देर बाद जब अव्यान वॉशरूम से बाहर आया और रेडी होकर अव्यान ने उसके ईयरबड्स कानों में लगाए और फ़ोन पर किसी का नंबर डायल किया। जब अव्यान उसके सॉक्स पहन रहा था तभी आगे वाला इंसान अव्यान का फ़ोन उठाते हुए उससे बोला, जी सर। अव्यान अपनी सर्द आवाज़ में उससे बोला, सो हम अभी के अभी मेरा जेट रेडी करवाओ, हमें मुंबई के लिए निकलना है। अव्यान का ये ऑर्डर सुनकर सोहम, जो अव्यान का पीए था, की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, क्योंकि उन्हें तो अगले हफ्ते मुंबई लौटना था, पर उसके सन की बॉस ने उसे अभी निकलने का झटका दे दिया था। सोहम अपनी डरी हुई आवाज़ में अव्यान से बोला, सर अभी पर यहाँ आपकी 3 मीटिंग्स और हैं।
अव्यान सोहम की बात को पूरा सुने बिना ही उस पर भड़कते हुए बोला, बॉस मैं हूँ या तुम? अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो सोहम कि यहाँ मेरे रूल्स चलते हैं और जैसा मैं बोलूँगा वैसा ही होगा, तो मुझे सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी चुपचाप जेट रेडी करवाओ और रही बात उन मीटिंग्स की तो उन्हें कैंसिल करवा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अव्यान ने इसी के साथ फ़ोन कट कर दिया था। वही जब सोहम ने अव्यान के ऑर्डर सुने तभी उस बेचारे ने अपनी रोनी शक्ल बनाते हुए खुद से ही कहा, क्या मुसीबत है यार, ये अव्यान सर भी एक बार के लिए मेरा कोई दुश्मन होगा, वो भी मुझ पर तरस खाएगा। पर अव्यान सर की डिक्शनरी में रहम और दया जैसे कोई शब्द ही नहीं है। पूरे के पूरे डेविल हैं वो और मुझे उस डेविल के हाथों नहीं मरना, वरना मेरे घरवालों को मेरी लाश तक नहीं मिलेगी। चल बेटा सोहम, तेरे डेविल बॉस का जो हुक्म मिला है उसे पहले पूरा कर, नहीं तो वो तुझे पूरा का पूरा यहाँ से गायब कर देंगे और किसी को इस बात की कानों कान खबर तक नहीं लगेगी। इसी के साथ सोहम अव्यान का जेट रेडी करने में लग गया था। वही अव्यान ने अपनी पैनी नज़रों से सनाया को देखा और फिर उसकी लाश को एक बड़ी सी बैग में भरकर वहां से निकल गया। आखिर क्या बीमारी थी अव्यान को, जिसका पता लगाने वाले इंसान को अव्यान मौत देता था? सनाया की लाश के साथ अव्यान ने क्या किया था? को पाही बुलाती थी। अभी आशी बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि अव्यान एक महीने से उसके बिजनेस के लिए दुबई गया हुआ था और आशी को उसके पा की बहुत याद आती थी। प्रिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि वो आशी को अव्यान की कमी महसूस न होने दे, पर आशी की लाइफ में अव्यान की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता था। वो अव्यान ही था जिसने आशी को सड़क पर से उठाकर अपने सीने से लगाया था और आज भी वो आशी को अपने सीने से लगाकर ही रखता था। अभी प्रिया ने आशी का हाथ पकड़ा था और अपनी थोड़ी चिंता भरी आवाज में उससे बोली, आशी आप पहले नीचे उतरो। अगर आप गिर गई तो आपके पा मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे। प्रिया की बात सुनते ही आशी झट से नीचे बैठ गई थी क्योंकि उसे भी तो पता था कि उसके पा कैसे हैं। अव्यान का गुस्सा काफी भयानक था और इसी वजह से आशी भी अव्यान के गुस्से से डरती थी। प्रिया की बात सुनकर आशी ने प्रिया को हग किया और उससे बोली, नहीं आंटी, पा आपको घर से बाहर नहीं निकालेंगे, मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। आशी की बात सुनकर प्रिया आशी के माथे पर किस करते हुए उससे बोली, मुझे पता है बेटा, चलो अभी आप फटाफट रेडी हो जाओ, आज मैंने आपके टिफिन के लिए आपका फेवरेट शाही पनीर बनाया है। आशी ने प्रिया से कहा, आंटी आप नीचे जाओ, मैं फटाफट रेडी होकर नीचे आती हूँ। प्रिया ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वहां से नीचे चली गई थी। आशी भी वॉशरूम की तरफ भागी, पर उसने दरवाजा लॉक नहीं किया था क्योंकि आशी को बंद जगहों से और अंधेरे से काफी डर लगता था। आशी को क्लॉस्ट्रोफोबिया और निक्टोफोबिया था, इसी वजह से वो लोग इस बात का खास ध्यान रखते थे कि ऐसी कोई भी सिचुएशन क्रिएट ना हो जिससे आशी डर जाए। रात में भी आशी के लिए रूम में एक लाइट ऑन रहती ही थी और जब अव्यान आशी के साथ होता था, वो आशी को ज्यादा अकेला नहीं छोड़ता था। अभी भी आशी ने वॉशरूम का दरवाजा सिर्फ थोड़ा सा लगाया था, बाकी रूम का दरवाजा भी हल्का खुला था। घर में सिर्फ 2 ही सर्वेंट्स थे और वो दोनों भी फीमेल मेड ही थी। सिर्फ शिवम और अनुज घर में रहते थे। कभी अव्यान का पीए सोहम भी घर आता था। उनके अलावा घर में ज्यादा एंट्रेज अलाउ नहीं थी। कुछ ही देर में आशी रेडी होकर नीचे आई, पर उसके बाल नहीं बने थे। आशी ने इधर उधर देखा और फिर प्रिया को आवाज लगाई, आंटी कहाँ हो, मेरे बाल बना दो। तभी प्रिया किचन से बाहर आई और इस वक्त उसके हाथ में एक बाउल था। तभी प्रिया उस बाउल को डाइनिंग टेबल पर रखते हुए ही आशी से बोली, आशी आप पहले ब्रेकफास्ट कर लो बेटा, फिर मैं आपके बाल बना दूंगी। प्रिया की बात सुनते ही आशी डाइनिंग चेयर पर उसकी जो जगह थी वहां आकर बैठी थी और अभी वो दोनों भाई भी वहां आ गए थे। आशी की तरफ देखते ही वो दोनों साथ में आशी से बोले, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। आशी अपने खाना भरे मुंह से ही उन दोनों से बोली, गुड मॉर्निंग। आशी की आवाज सुनकर वो दोनों भाइयों ने उसकी तरफ देखा। इस पर प्रिया आशी की तरफ देखते हुए उससे बोली, बेटा पहले अपने मुंह का निवाला खा लो और फिर बोलो, वरना गले में फंस जाएगा आपके।
आशी ने बस अपना सिर हिलाया और चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। वैसे जब अव्यान होता था तब अव्यान अपने हाथों से ही आशी को खिलाता था, पर अव्यान की अब्सेंस में आशी अपने हाथ से ही खाती थी। आशी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसके पा के अलावा कोई उसे खिलाए भी, और ना ही वो किसी को खुद को खिलाने की परमिशन देती थी। अभी वो दोनों भाई भी उनका ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट के बाद प्रिया ने आशी के लंबे और सिल्की ब्राउन बालों में एक प्यारी सी हेयर स्टाइल बना दी थी। वही आशी ने शिवम और अनुज की तरफ देखते हुए उनसे पूछा, आज पा आ रहे हैं तो फिर आज आप दोनों पा को एयरपोर्ट से पिक करने जा रहे हो क्या? इस पर शिवम अपना सिर नामे हिलाते हुए आशी से बोला, नहीं प्रिंसेस, उन्होंने हमें वहां आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो खुद ही आ जाएंगे, और वैसे भी सर अकेले थोड़ी ना होते हैं। उनके साथ उनकी पूरी टीम गार्ड्स होती हैं, तो वो सीधे यही आ जाएंगे। शिवम की बात सुनकर आशी का चेहरा उतर गया था और उसने बस अपना सिर हिलाया था। शिवम की बात सुनकर आशी ने अपना क्यूट सा मुंह बनाते हुए सोचा, मुझे लगा था कि अगर ये दोनों उन्हें रिसीव करने जाएंगे तो मैं भी इनके साथ जाऊंगी और पा को सरप्राइज दूंगी, पर नहीं, उन्होंने तो इन्हें भी आने के लिए मना कर दिया। अब मैं वहां नहीं जा सकती। वैसे भी अगर पा ने इन्हें मना कर दिया तो वो मुझे वहां देखकर गुस्सा हो जाएंगे और फिर मुझे पनिश भी करेंगे। मुझे उनकी पनिशमेंट नहीं चाहिए। मुझे जोरों से लगती हैं जब भी वो मुझे मेरी गलतियों के लिए स्पैंक वाली पनिशमेंट देते हैं। बेचारी आशी अभी अपने ही ख्वाबों की दुनिया में खोई हुई थी। तभी प्रिया आशी की तरफ देखते हुए उससे बोली, बेटा, हो गए आपके बाल बनाकर? चलो अभी आप स्कूल जाओ, मैंने आपका टिफ़िन पैक कर दिया है और उसे पूरा खत्म करके आना, वरना मैं अव्यान से आपकी कंप्लेंट कर दूंगी। प्रिया की बात सुनकर आशी ने बस अपना सिर हिलाया और फिर उसे हग करके उन दोनों के साथ अपने स्कूल के लिए निकल गई थी। कुछ घंटे बाद मुंबई एयरपोर्ट पर अभी वहां रनवे पर एक प्राइवेट जेट लैंड हुआ था और तभी जेट का दरवाजा खुला और जेट की सीढ़ियां आगे आई। अगले ही पल वहां से एक 6'3" का एक बहुत ही मस्क्यूलर सा इंसान बाहर आया, जो कोई और नहीं, खुद अव्यान राठौड़ ही था। अव्यान के फेशियल फीचर्स बहुत शार्प प्रोमिनेंट थे और वो खुद इतना ज़्यादा हैंडसम था कि उसके आगे अच्छे अच्छे मॉडल और सेलिब्रिटी पानी भरने लग जाए। जितना हैंडसम वो खुद था, उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक उसका ऑरा था। उसका रंग दूध सा सफ़ेद और काले घने बाल, जो अभी एकदम परफेक्टली सेट किए हुए थे। नेचुरल रेड लिप्स, चॉकलेट ब्राउन आइज और उसके चेहरे की खूबसूरती में 4 चांद लगाती उसकी परफेक्टली ट्रिम बियर्ड। अभी अव्यान ने ब्लैक एंड वाइट कलर का 3 पीस सूट पहना था, पर उस सूट का ब्लेजर अभी उसके पीछे चल रहे एक गार्ड के हाथ में था। अव्यान के शर्ट की दोनों स्लीव्स अभी उसकी कोहनी तक फोल्ड की हुई थी, जिससे उसके दोनों हाथों की नसें उभर कर दिख रही थी। अव्यान के एक हाथ में ब्लैक शाइनी और कॉस्टली वॉच थी और उसके पैरों में ब्लैक कलर के चमचमाते हुए शूज थे। एकदम ग्रीक गॉड वाला लुक था अव्यान का, और वैसे भी वो अभी अपनी सेहत के साथ साथ अपनी ग्रूमिंग पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देता था। अभी अव्यान आगे चल रहा था और उसके फेस पर अभी उसके कोल्ड फेस एक्सप्रेशंस ही थे। वैसे उसका फेस हमेशा ऐसे ही होता था, पर जब वो आशी के साथ होता था तब उसके फेस पर ये कोल्ड एक्सप्रेशन नहीं, पर हल्के से सॉफ्ट एक्सप्रेशंस होते थे। अभी जहां अव्यान आगे था वही उसका स्टाफ अव्यान का बैग लेकर उसके पीछे पीछे चल रहा था। तभी अव्यान ने उसकी ब्रांडेड वॉच में टाइम देखा और फिर अपनी प्लेन और बॉसी आवाज़ में उसके पीए सोहम से बोला, सोहम, तुमने उन्हें कितने बजे का टाइम दिया था? इट्स 3:15 और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मुझे आशी के स्कूल जाना है। आज पेरेंट्स मीटिंग है। तभी सोहम इधर उधर देखते हुए अव्यान से बोला, मैंने उन लोगों को कहा था कि वो 3 बजे तक यहाँ आ जाए, तभी ये मीटिंग हो पाएगी, पर आई डोंट नो कि वो कहाँ अटक गए सर। सोहम की बात सुनकर अव्यान अपने माथे को रब करने लगा, क्योंकि अभी उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था और आशी के अलावा कोई भी अव्यान का गुस्सा शांत नहीं करा सकता था, पर बेचारी वो बच्ची खुद अव्यान के गुस्से से डर जाती थी। क्या होंगे आशी के एक्सप्रेशन अव्यान को उसके स्कूल में देखकर? क्या करेगा अव्यान अभी उसके गुस्से की वजह से? 4 आशी के स्कूल में अव्यान। तभी अव्यान ने सोहम को अपनी पैनी नज़रों से घूरते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज़ में उससे पूछा,
जब तुमने उन्हें 3 का टाइम दिया था तो अब तक वो लोग यहाँ पर पहुँचे क्यों नहीं? क्या तुमने उन्हें ये नहीं बताया कि अव्यान राठौड़ को उसका टाइम वेस्ट करने वालों से कितनी चिढ़ है? मेरे लिए मेरा एक एक सेकंड कीमती है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात तो मैं किसी का वेट नहीं करता, लोग मेरा वेट करते हैं। नो, आई डोंट नो एनीथिंग और मैं यहाँ पर किसी का वेट नहीं करूँगा। ड्राइवर से बोलकर गाड़ी बुलवाओ, क्योंकि यहाँ उन लोगों का वेट करने से भी ज़्यादा ज़रूरी काम मेरे पास है। अव्यान के आगे अब सोहम क्या ही बोलता और क्यों बोलता। अव्यान के आगे बोलकर सोहम को जीते जी अपनी चिता नहीं जलानी थी। तभी सोहम झट से अव्यान के ड्राइवर को गाड़ी लेकर एयरपोर्ट के बैक साइड में बुलाता है, क्योंकि आगे मीडिया वालों का जमावड़ा लगा हुआ था। अव्यान राठौर दिन ब दिन कामयाबी को छूने वाले का नाम था। उस पर आशी अव्यान के लिए इतनी लकी थी कि उसके नाम से अव्यान जो कुछ भी काम करता था उसमें अव्यान को सक्सेस मिलती ही मिलती थी। अव्यान एयरपोर्ट के बैक साइड से बाहर आया और उसके बाहर आते ही वहां एक के पीछे एक 4-5 गाड़ियां एक कतार में आकर रुकी थी। सोहम ने जाकर बीच वाले गाड़ी का बैक डोर खोला था। तभी अव्यान जाकर किसी किंग की तरह उस गाड़ी में बैठ गया और अव्यान के बाद सोहम आगे ड्राइवर के साथ बैठ गया था। सोहम ने पीछे अव्यान की तरफ देखा, जो अभी उसका फ़ोन अनलॉक कर रहा था। वैसे अव्यान के फ़ोन और लैपटॉप के वॉलपेपर पर नन्ही आशी की ही फोटो थी। सोहम ने अव्यान से पूछा, सर, प्रिंसेस के स्कूल जाना है ना? अव्यान ने भी बिना अपनी नज़रों को मोबाइल स्क्रीन पर से उठाए अपना सिर बस हाँ में हिला दिया था, जिसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और फिर एक के बाद एक वो 5 गाड़ियां मुंबई के सड़कों पर दौड़ने लगी, जिसमें अव्यान की गाड़ी बीच में थी। रोजवुड इंटरनेशनल स्कूल। आशी अभी 12th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट थी और इस साल आशी के बोर्ड एग्जाम थे। वैसे आशी स्टडीज़ में अच्छी थी और अव्यान आशी की स्टडीज़ का बहुत ध्यान रखता था। अव्यान उसके काम में कितना ही बिजी क्यों ना हो, वो आशी के लिए पूरा टाइम निकालता था और फिर आशी को पढ़ाता था। आशी की गलतियों पर आशी को अव्यान से स्पैंक भी मिलती थी। वैसे अव्यान आशी की किसी भी गलती को पनिश करने के लिए सिर्फ स्पैंकिंग ही करता था। आशी के लिए ना कभी वो कोई रुलर लकड़ी छड़ी का यूज़ करता था और ना ही आशी के गालों पर थप्पड़ मारता था। वैसे अव्यान आशी के बॉटम हिप पर ही स्पैंक करता था, जो आशी के अलावा किसी को भी पता नहीं था। अव्यान की डर से आशी अपनी स्टडी पर पूरा ध्यान देती थी और साथ ही साथ वो इस बात का भी ध्यान रखती थी कि उसे अव्यान से कोई पनिशमेंट ना मिले, पर किसी ना किसी वजह से आशी को सज़ा तो मिलती ही थी। आशी की सिर्फ 2 ही फ्रेंड्स थी, बाकी सब उसे चिढ़ाते थे क्योंकि आशी की हाइट छोटी सी थी और इसी की वजह से वो पूरी बच्ची दिखती थी। वैसे इसी हाइट की वजह से आशी और भी ज़्यादा क्यूट दिखती थी, पर यहाँ के कुछ बच्चे आशी को तंग करते थे। अव्यान ने प्रिंसिपल को वार्निंग दी थी कि वो एक तो बच्चों को समझा दे या फिर आशी की टीसी दे दे, पर उन्होंने अव्यान को आशी की टीसी नहीं दी और उससे ये कह दिया था कि वो आशी का ध्यान रखेंगे। उन्होंने प्रिंसिपल बच्चों को वार्न भी किया था, पर बच्चे कहाँ सुनते थे। पहले कुछ दिन बच्चों ने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी जिससे प्रिंसिपल को उन पर डाउट हो, पर बाद में वो फिर से आशी को चिढ़ाने लगे थे। अभी आशी इसी वजह से चुप बैठी थी, क्योंकि अभी उसका यहाँ लास्ट ईयर था और उसके बाद उसे दूसरे कॉलेज ही जाना था। आशी की 2 फ्रेंड्स थी, नेहा और कनक। उन दोनों ने ही आशी से कहा कि वो उन बच्चों की कंप्लेंट अव्यान से कर दे, पर आशी को खुद अव्यान से डर लगता था। आशी को पता था कि अव्यान को इस बात का पता चला तो वो अभी कुछ नहीं करेगा, पर सीधे स्कूल ही बंद करवा देगा। आशी को अव्यान के गुस्से से जितना डर लगता था, उससे कहीं ज़्यादा तो आशी को इस बात का डर लगता था कि कहीं वो गुस्से की वजह से कुछ गलत ना कर दे। यही वजह थी कि आशी चुप बैठी थी और उन बच्चों के रोज के ताने सुन रही थी। अभी आशी उसके क्लासरूम में थी, पर उसका लास्ट पीरियड स्कूल वाला ऑफ था, क्योंकि अभी पेरेंट्स मीटिंग थी। जब आशी ने पेरेंट्स मीटिंग की अनाउंसमेंट सुनी, तभी उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसे ऐसे देखकर नेहा और कनक अभी कंफ्यूज हो गई थी। तभी नेहा ने आशी से पूछा, क्या हुआ आशी, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? इस पर आशी अपनी क्यूट सी रोनी शक्ल बनाते हुए नेहा से बोली, हाँ यार, मैं ये पेरेंट्स मीटिंग वाली बात घर में बताना ही भूल गई। अभी बज गई मेरी बैंड।
आशी की बात सुनकर कनक आशी से बोली, अरे तो उसमें चिंता करने वाली कौन सी बड़ी बात है। हमें बताने के बाद भी हमारे क्लास टीचर्स हमारे पेरेंट्स को मैसेज तो करते ही हैं, तो पक्का तुम्हारे पास को भी मैसेज चला गया होगा। वैसे नेहा और कनक आशी की बेस्ट फ्रेंड्स थी जो नर्सरी से उसके साथ थी और इसी वजह से उन्हें पता था कि अव्यान आशी के लिए क्या है और वो आशी के लिए कितने मायने रखता है। आशी तो अव्यान को पा बुलाती थी, पर नेहा और कनक अव्यान को अंकल नहीं बुलाती थी, क्योंकि वो आशी का रियल डैड नहीं था। वो दोनों लड़कियां उसे भैया ही बोलती थी। आशी ने जब कनक की बात सुनी वो कनक से बोली, इसी का तो मुझे डर लग रहा है कि उन्होंने पा को मैसेज भेजा होगा। अभी पा यहाँ नहीं है, वो शाम तक आएंगे तो पक्का आंटी आएगी मीटिंग में। वैसे अभी के लिए मैं बच जाऊंगी पर बाद में क्या करूंगी, आज मुझे पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। वो दोनों अभी आशी की तरफ देख रही थी और तभी नेहा आशी से बोली, डरो मत आशी, अव्यान भैया कुछ नहीं करेंगे, तुम बस उन्हें बता देना कि तुम पेरेंट्स मीटिंग के बारे में घर में बताना भूल गई थी। वो तुम्हें नहीं डांटेंगे और वैसे भी वो तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करते, सिर्फ डांट ही तो लगाते हैं ना। नेहा की बात सुनकर आशी ने नेहा की तरफ देखा और फिर अपने मन में सोचा, अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मुझे सिर्फ डांट ही नहीं पर पास से थप्पड़ भी मिलते हैं, जो सबसे ज़्यादा भयानक होते हैं। आशी बस अपनी दोनों फ्रेंड्स को अपनी एक स्माइल दे रही थी और तभी आशी की क्लास टीचर रूम में आकर उनकी जगह पर बैठती हैं। अभी सब बच्चे भी उनकी जगह पर आकर बैठ गए थे और तभी टीचर ने बच्चों से पूछा, हाँ तो बच्चों, सबके पेरेंट्स आ रहे हैं ना मीटिंग में, मुझे उनके साथ आप लोगों की प्रोग्रेस के बारे में डिस्कस करना है। इस पर सब बच्चों ने यस मैम में जवाब दिया था। फिर धीरे धीरे करके सभी बच्चों के पेरेंट्स आने लगे और फिर सब बच्चे उनके पेरेंट्स के साथ जाकर बैठ गए थे। वैसे अव्यान आशी के स्कूल में सिर्फ 1 या 2 बार ही आया था, क्योंकि उसे स्कूल में आने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। जब भी और जितनी भी बार अव्यान स्कूल में आया था वो सिर्फ प्रिंसिपल से ही मिला था, बाकी स्कूल में किसी को ये पता नहीं था कि आशी राठौड़ अव्यान राठौड़ से जुड़ी हुई थी। सिर्फ नेहा और कनक ही ये बात जानती थी। आशी के स्कूल में पहले अलीना और इकबाल जाते थे और उनके बाद सिर्फ 1-2 बार अव्यान गया था। अभी प्रिया आशी की पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करती थी, पर अभी आशी का लास्ट ईयर था, उस पर बोर्ड भी था और शायद इसी वजह से अव्यान ने आशी की सभी स्कूल मीटिंग्स में प्रेजेंट रहने का डिसीजन लिया था। वैसे आशी को पता नहीं था कि इस साल आशी को उसकी प्रिया आंटी नहीं पर पाही दिखने वाले हैं। जहां सभी बच्चों के पेरेंट्स आए थे, नेहा और कनक के भी पेरेंट्स आए थे, वही आशी की प्रिया आंटी अभी तक नहीं आई थी। वही दूसरी तरफ स्कूल के बड़े से गेट से वो 5 गाड़ियां एक के पीछे एक आकर रुकती हैं। उन गाड़ियों को देखकर स्कूल के वॉचमैन भी थोड़े से शॉक ही रह गए थे और उन्हें लगा कि उनके स्कूल में कोई बड़ा सेलिब्रिटी ही आया होगा। तभी एक गाड़ी से एक गार्ड बाहर आया और बीच वाली गाड़ी की तरफ भागते हुए अव्यान के लिए बैक डोर खोला। उस गाड़ी से अव्यान बाहर आया और उसे देखते ही सारे वॉचमैन उन्हें आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे, क्योंकि अव्यान राठौड़ खुद स्कूल आया था, पर वो किसी के लिए आया था, ये उन लोगों के लिए एक पहेली ही थी। तभी अव्यान सोहम और उसके गार्ड्स की तरफ देखते हुए अपनी सर्द आवाज में उनसे बोला, मैं अंदर जा रहा हूँ, पर तुम लोग यही रहो। मैं यहाँ स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग के लिए आया हूँ, बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं जहाँ तुम सब भी मेरे साथ चलोगे। सो स्टे हियर। अव्यान की बात सुनकर उन लोगों ने भी बस अपना सिर हाँ में हिलाया और अव्यान किसी की तरफ अपनी कोई अटेंशन दिए बिना ही वहाँ से अंदर की तरफ चला गया। वही आशी की क्लासरूम में अभी सब बच्चे उनके पेरेंट्स के साथ बैठे थे, पर आशी अकेली बैठी थी। तभी आशी की टीचर ने आशी की तरफ देखते हुए उससे पूछा, आशी, तुम्हारे घर से कोई नहीं आया बेटा? हर बार तुम्हारी आंटी आती हैं, आज वो नहीं आई। इससे पहले आशी कुछ कहती, उन सबको दरवाजे से एक अथॉरिटेटिव आवाज आई, नहीं आज वो नहीं आई और ना ही आएगी, क्योंकि अब से मैं यहाँ आऊँगा। वो आवाज़ सुनते ही सब दरवाजे की तरफ देखने लगे, जहाँ अभी अव्यान राठौड़ खड़ा था। वैसे अभी वो वहाँ अकेला ही था, पर उसका अकेला होना भी उन सबको दिन में तारे दिखाने के लिए काफ़ी था। अभी वहाँ मौजूद सभी अव्यान राठौड़ को वहाँ देखकर शॉक थे,
तो वही आशी बहुत खुश थी कि उसके पा उसके स्कूल आए हैं। तभी आशी की क्लास टीचर ने अव्यान की तरफ देखते हुए अपनी थोड़ी डरी हुई आवाज में उससे पूछा, मिस्टर राठौड़ आप यहाँ पेरेंट्स मीटिंग है सर, और आप यहाँ क्यों आए हैं? इस पर अव्यान अपने वही रॉब के साथ अंदर आते हुए अपनी प्लेन आवाज में टीचर से बोला, हाँ मुझे पता है कि यहाँ पेरेंट्स मीटिंग है और मैं उसी के लिए यहाँ आया हूँ मैम। अव्यान की ये बात सुनते ही वहाँ मौजूद सब लोग शॉक हो गए थे, सिवाय आशी, नेहा, कनक और उनके पेरेंट्स के। वही अव्यान वहाँ अकेली बैठी आशी की तरफ देखते हुए ही टीचर से बोला, मैं आशी राठौड़ का लीगल गार्डियन हूँ और अब से आपको आशी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन या स्टडी रिलेटेड डिस्कशन के लिए मुझसे ही कांटेक्ट करना होगा। वैसे टीचर ने बस अपना सिर हिलाया था, पर उनके लिए भी ये यकीन करना मुश्किल था कि आशी अव्यान से रिलेटेड था। तभी अव्यान आशी के पास जाकर बैठता है। अव्यान को देखते ही आशी अव्यान के सीने से लग गई थी और अव्यान ने भी आशी को अपनी बाहों में लेते हुए उसके माथे पर किस किया। आशी ने अव्यान की तरफ देखते हुए अपनी बहुत ही धीमी आवाज में उससे पूछा, आप तो 1 हफ्ते बाद आने वाले थे ना पा, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? आशी के सवाल सुनकर अव्यान आशी से बोला, क्योंकि मुझे ये पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करनी थी, जो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब से मैं ही आपको यहाँ दिखूंगा, आंटी नहीं। वैसे आपने ये पेरेंट्स मीटिंग वाली बात घर में बताई थी। अभी आशी को डर लग रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अभी घर जाकर उसकी अच्छी खासी पिटाई नॉट वायलेंस वाली होने वाली थी। वही अव्यान भी अभी थोड़े गुस्से में था और आशी ये उसकी आंखों में देखकर ही समझ चुकी थी कि आज उसकी खैर नहीं। अंडस्को, क्या अव्यान सच में आशी को उसकी गलती के लिए सजा देगा? क्या आशी अव्यान के गुस्से को ठंडा कर पाएगी? 550 स्पैंक। तभी आशी नीचे अपनी थाई की तरफ देखते हुए अव्यान से बोली, सॉरी पा, मैं कल भूल गई, सॉरी। आशी की बात सुनकर अव्यान अपनी सर्द आवाज में आशी के कान में बोला, सॉरी से काम नहीं चलेगा आशी। आपने गलती की और उसके लिए आपको पनिशमेंट भी मिलेगी, आप बस घर चलो। आशी को पता था कि अभी उसे उसके पास से कोई भी नहीं बचा पाएगा। कुछ ही देर में वहां पेरेंट्स मीटिंग चालू हो गई थी और अव्यान ने आशी का हाथ पकड़ा हुआ था, पर उसका पूरा ध्यान मीटिंग में ही था कि टीचर क्या बता रही थी और क्या नहीं। जब अव्यान ने पर्सनली जाकर टीचर से आशी के बारे में पूछा, तभी टीचर ने उसे बताया कि आशी स्टडी में अच्छी थी, पर वो 1-2 सब्जेक्ट्स में थोड़ी वीक थी, जिस वजह से अव्यान को थोड़ा ध्यान रखना होगा। टीचर से थोड़ी और बातें आशी रिलेटेड करने के बाद अव्यान आशी की तरफ देखते हुए उससे बोला, चलिए आशी। अव्यान ने आशी का स्कूल बैग उठाया, तो वही आशी ने भी कनक और नेहा को बाय बोला और उसके पा का हाथ पकड़कर उसके साथ बाहर चली गई। अभी स्कूल की छुट्टी हो ही गई थी, जिस वजह से सभी बच्चे बाहर थे। तो जब उन सब ने अव्यान को आशी के साथ देखा, तभी वो सब भी शॉक हो गए। अव्यान आशी के साथ बाहर आया, जहां अभी भी सोहम गार्ड्स के साथ वेट कर रहा था। अव्यान ने आशी का बैग सोहम को पकड़ाया, जो उन्हें बाहर आता देखकर भागते हुए उनकी तरफ आया। वही अव्यान ने खुद जाकर आशी के लिए उसकी बीच वाली गाड़ी का बैक डोर खोला। वैसे सब अव्यान के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलते थे, पर अव्यान उसकी आशी के लिए ये करता था, जब भी वो आशी के साथ होता था। आशी को गाड़ी में बिठाने के बाद अव्यान खुद भी उसके पास बैठ गया था। अव्यान के गाड़ी में बैठते ही सब गार्ड्स और सोहम भी गाड़ी में बैठ गए और अगले ही पल वो पांचों गाड़ियां हवा की तेजी के साथ रोड पर दौड़ने लगी। अभी अव्यान की गाड़ी में एक पार्टीशन वॉल थी, जिस वजह से सोहम और अव्यान के ड्राइवर को पीछे का कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा था। अव्यान उसके पास बैठी आशी की तरफ देखता है, जो अभी नीचे सिर करके बैठी हुई थी। अव्यान ने आशी की चिन को पकड़ते हुए उसका सिर ऊपर की तरफ उठाया और अगले ही पल आशी उसकी बाहों में आई। अभी आशी अव्यान की गोद में थी और आशी का चेहरा अव्यान की गर्दन में था, कि उनकी आशी अभी रो रही थी। वैसे अव्यान को पता था कि आशी क्यों रो रही थी। तभी अव्यान आशी की पीठ को सहलाते हुए अपनी नॉर्मल प्लेन आवाज में उससे बोला, बस और कितना रोना है आपको आशी? आई नो कि आपने मुझे बहुत मिस किया, पर अभी देखो पा आ गए हैं। अव्यान की बात सुनकर आशी अव्यान की तरफ ही देख रही थी,
पर जब अव्यान ने आशी की तरफ देखा तभी आशी को रोते हुए देखकर एक तरफ से उसका दिल टूटने लगा था, पर दूसरी तरफ से उसे आशी पर बहुत प्यार आ रहा था कि उनकी रोने की वजह से उसकी क्यूट सी नाक फुलकर लाल जो हो गई थी। आशी ने उसके गीले फेस को अव्यान के शर्ट से ही पोंछ लिया और हैरानी की बात तो ये थी कि अव्यान को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे देखा जाए तो अव्यान राठौड़ वो शर्ट या कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनता था जिस पर एक भी सिलवट बनी हुई होती थी, पर जब आशी खुद अव्यान के कपड़े गंदे करती थी तभी अव्यान के मुंह से उसके लिए छोटी सी डांट भी नहीं निकलती थी। यही चीज अगर कोई दूसरा करे तो अव्यान उस बेचारे को जलती हुई आग में फेंक दे, पर ये तो उसकी आशी थी। आशी अव्यान की तरफ देखकर अपना क्यूट सा पाउट बनाते हुए उससे बोली, मुझे भूख लगी है, वेज रोल्स खाने हैं। आशी की बात सुनकर अव्यान आशी की बहती नाक को अपने रुमाल से पोंछते हुए उससे बोला, अभी आपने रोने में अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट कर दी आशी, तो आपको भूख लगेगी ही ना। अच्छा, इस एक महीने में आपने कितना जंक फूड खाया है वो भी पता है मुझे। आप सिर्फ घर चलो, आज सबके बदले निकालता हूँ मैं, आपसे देख लेना। सभी के लिए 50 स्पैंक्स। अव्यान की बात सुनते ही आशी की आंखें शौक की वजह से बाहर ही आ गई थी और उसका मुंह खुला का खुला ही था। तभी आशी अपनी घबराई हुई रुआसी आवाज में अव्यान से बोली, पा, इतने सारे नहीं, इससे मुझे बहुत दर्द होगा, प्लीज पा। इस पर अव्यान अपनी बहुत ही सर्द आवाज में आशी से बोला, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था ना आशी कि मेरे पीछे कोई भी मिस्टेक नहीं करना जिससे मैं आपको पनिश करूं, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी। अभी आपको भी पता है कि जब आप पा की बात को नहीं मानते तब पा आपको सजा देते हैं, फिर आपने ये क्यों किया? अभी रोने से कुछ नहीं होगा और अगर आप अभी रोना बंद नहीं करोगे तो मैं काउंटिंग बढ़ा दूंगा आशी। अव्यान की बात सुनकर आशी अपना सिर ना में हिलाते हुए झट से अपने आंसू पोंछ लेती हैं। तभी अचानक से आशी के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर अव्यान के फेस पर हल्की सी स्माइल आई और आशी नीचे उसके पेट की तरफ देखने लगी। अव्यान आशी के पेट को धीरे से सहलाते हुए उससे बोला, लगता है मेरी आशी के पेटू को जोरों से भूख लगी है, तो चलो पहले आपके पेटू को शांत कराते हैं। वैसे भी आपको अपनी पनिशमेंट पूरी करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि आज मैं आप पर कोई भी सॉफ्टनेस नहीं दिखाऊंगा। अव्यान की बातों से वो बच्ची बुरी तरह से डर गई थी और उसे पता भी था कि अभी आशी अव्यान के सामने कितना भी रोए या फिर गिड़गिड़ाए अव्यान उस पर कोई भी रहम नहीं दिखाएगा। अभी अव्यान ने गाड़ी का पार्टीशन हटा दिया और आगे ड्राइवर से अपनी प्लेन आवाज में बोला, किशोर, यही पास वाले किसी अच्छे से रेस्टोरेंट के पास गाड़ी रोक देना। किशोर ने भी ये सर में अपना जवाब दिया। तभी आशी अव्यान के सीने पर अपना सिर रखते हुए उसके अव्यान हाथ में मौजूद वॉच के साथ खेलने लगी, पर अव्यान का वेस्ट कोट आशी को परेशान कर रहा था। आशी अपना मुंह बनाते हुए अव्यान से बोली, पा, आपका कोट मुझे चुभ रहा है। आशी की ये शिकायत सुनकर अव्यान ने आशी को खुद से थोड़ा दूर किया और फिर उसने अपना वेस्ट कोट और टाई निकाल दी। अभी अव्यान सिर्फ व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पर ही था। अव्यान ने उसके शर्ट की दोनों स्लीव्स भी उसकी कोहनी तक मोड़ दी, जिस वजह से अव्यान के हाथों की नसें उभरकर दिखने लगी थी। अव्यान ने फिर से आशी का सिर उसके सीने पर रख दिया था और तभी गाड़ी एक बड़े से रेस्टोरेंट के आगे आकर रुकी। गाड़ी में से सबसे पहले अव्यान बाहर आया और फिर उसने आशी को गाड़ी से बाहर निकाला। अव्यान ने आशी का हाथ पकड़ा और सोहम अव्यान के गार्ड्स के साथ उन दोनों के पीछे आकर खड़ा था। तभी अव्यान आशी के हाथ पर किस करते हुए उससे बोला, चले आशी, आपके पेट को खाना खिलाते हैं। आशी ने अपना सिर बस हाँ में हिलाया था, क्योंकि वो अभी डरी हुई थी। उसे अभी ऐसी कोई हरकत नहीं करनी थी जिससे उसके पास ज्वालामुखी बनकर उस पर फट पड़े। वो दोनों रेस्टोरेंट की तरफ बढ़े। वैसे रेस्टोरेंट में थोड़ी बहुत भीड़ थी और वो सब अभी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अव्यान और आशी की तरफ ही देख रहे थे। तभी मैनेजर भागते हुए वहां आया और उसने अव्यान की तरफ देखते हुए उससे पूछा, मिस्टर राठौड़, आप यहाँ? इस पर अव्यान ने अपनी पैनी नजरों से उसकी तरफ देखा और अपनी बहुत ही रुड आवाज में उससे बोला, हाँ, मुझे पता चला कि यहाँ कोई मूवी चल रही है, तो मैं अपने सभी इम्पोर्टेंट काम छोड़कर बस उसे ही देखने के लिए यहाँ आया हूँ।
अव्यान की ये बात सुनकर आशी को थोड़ी सी हंसी आई, जिसके बाद आशी को अव्यान की तेज नजरों को फेस करना पड़ा, जिससे वो एकदम चुप हो गई और अव्यान के एक हाथ से चिपक गई। वही अव्यान की बात सुनकर उस मैनेजर ने झट से अपना सिर नीचे झुकाते हुए उससे सॉरी सर कहा, पर अव्यान ने उस मैनेजर को घूरते हुए अपनी चिढ़ी हुई आवाज में उससे इडियट कहा। तभी सोहम सिचुएशन को संभालने के लिए और सबसे ज्यादा जरूरी अव्यान के गुस्से को काबू में रखने के लिए आगे आकर उस मैनेजर से बोला, सर यहाँ आए हैं, इसका मतलब है उन्हें कुछ खाना है। अभी आप सर का ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अपनी सर्विस स्टार्ट करेंगे। इस पर वो मैनेजर झट से अपना सिर हिलाते हुए उनसे बोला, प्लीज कम विथ मी सर। अव्यान आशी के साथ उस तरफ चला गया। असल में वो एक वीवीआईपी और रिजर्व एरिया था, जिसे सिर्फ कुछ बहुत खास रिच लोग ही उनका फैमिली टाइम एंजॉय करने के लिए या फिर किसी बड़ी बिजनेस मीटिंग और पार्टीज के लिए ही वो एरिया बुक कराते थे। अव्यान और आशी आकर वहां मौजूद एक टेबल पर बैठ गए थे और तभी आशी ने सोहम की तरफ देखते हुए उससे पूछा, सोहम भाई आप भी हमारे साथ बैठो ना। इस पर सोहम अपना सिर नामे हिलाते हुए आशी से बोला, प्रिंसेस मुझे भूख नहीं लगी है, आप खाओ। सोहम की बात सुनकर आशी ने सिर्फ ओके कहा था। अभी अव्यान वहां मौजूद मेनू देख रहा था, पर तभी आशी अव्यान के सीने में अपनी एक उंगली पोक करते हुए उससे बोली, आप ये मेनू क्यों देख रहे हो पा? मुझे तो सिर्फ वेज रोल्स ही खाने हैं। आशी की बात सुनकर अव्यान ने उसका सिर हिलाया और वहां आए हुए वेटर को वेज रोल्स और कॉफी का ऑर्डर दिया। कुछ ही देर में उनका ऑर्डर आ जाता है। तभी अव्यान उसके हाथ से आशी को खिलाने लगता है, पर वो तो नटखट आशी थी। वो भला सीधे तरीके से कैसे खाती? आशी खाते वक्त उसका पूरा मुंह गंदा कर रही थी, जिसे देखते हुए अव्यान अपनी प्लेन आवाज में आशी से बोला, आशी शैतानी नहीं, ठीक से खाए वरना मैं आपको फिर कभी वेज रोल्स नहीं खिलाऊंगा। अव्यान की ये बात सुनते ही आशी ने अपनी शरारत बंद कर दी थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके पापा कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो कह दिया, फिर वो किसी की भी नहीं सुनेंगे। आशी का छोटा सा पेट भरने के बाद वो लोग उस रेस्टोरेंट से निकल गए थे और कुछ ही देर में सनशाइन पैलेस में पहुंचे। घर में आते ही आशी गाड़ी से उतरकर अंदर की तरफ भागी और उसे यूं भागते हुए देखकर जहां सब गार्ड्स अव्यान की तरफ देख रहे थे, वही बेचारा सोहम आशी के लिए चिंता करने लगा था। तभी सोहम ने अव्यान के फेस एक्सप्रेशन देखते हुए अपने मन में सोचा, लगता है आज बेचारी बच्ची को इस बिस्ट से कोई नहीं बचा पाएगा। अभी पता नहीं अव्यान सर उस मासूम को क्या सजा देंगे, पर जो भी देंगे वो बहुत ही सोच समझकर देंगे क्योंकि आशी में अव्यान सर की जान बसती है। अगर उसे कुछ हो गया तो सर पूरी दुनिया को मिटा देंगे। आशी बहुत नटखट थी और हमेशा अव्यान को परेशान करती थी। उस पर आशी कोई ना कोई ऐसी हरकत तो जरूर करती थी, जिसकी वजह से अव्यान गुस्सा हो जाता था और आशी को अव्यान से डांट या फिर सजा मिलती ही मिलती थी। अपने पास से इतनी डांट खाकर भी आशी की शैतानियां कुछ कम नहीं होती थी और वैसे भी अव्यान आशी को उसकी शैतानियों के लिए नहीं डांटता था। अव्यान आशी को तभी डांटता था जब आशी कोई गड़बड़ कर देती थी। अभी शायद आशी ने अव्यान से डांट खाने वाली ही हरकत कर दी थी और इसी वजह से अव्यान उस पर गुस्सा भी हो गया था। तभी अव्यान भी आशी का बैग लेकर उसके पीछे अंदर चला गया। जब आशी अंदर आई तभी उसे प्रिया सोफे पर बैठेकर एक मैगजीन पढ़ते हुए दिखी। प्रिया को देखते ही आशी दौड़ते हुए प्रिया के पास आई और अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ उससे बोली, आंटी मैं आ गई और आपको पता है पा भी आए हैं। पा आज स्कूल में आए थे मीटिंग में और उन्होंने टीचर से कहा कि अब से वही मेरे स्कूल में आएंगे। क्या सच में अभी पा ही स्कूल आएंगे? आप नहीं आओगे क्या? आशी की बातें सुनते ही प्रिया के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। अभी प्रिया ने उस मैगजीन को साइड में रखा और आशी के एक गाल पर अपना हाथ रखते हुए उससे बोली, अभी तक यहाँ बिल्कुल शांति थी, पर आपके आने से ही देखो इस घर की चहल पहल कैसे लौट आई है। आपके घर आने से पहले आपके आने की न्यूज आ जाती है प्रिंसेस, आप इतने एक्टिव और शरारती जो हो। अंडरस्को क्या करेगा अव्यान आशी के साथ? क्या आशी अपना दिमाग लगाकर खुद को अव्यान से बचा पाएगी?